हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद डीएस। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस और अपलोड की हैं जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर। आप जाके वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। और आज लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3 था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के मैंने एक अलग वीडियो में वीडियो नंबर जो कि लेक्चर नंबर 3 था उसमें अपलोड कर दिए। और वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम की या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 4 वो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, पिछली वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को जो होने वाली है सुप्रीम कोर्ट। और आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो लेक्चर होगा वो हाई कोर्ट का होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते होंगे वो सारे क्वेश्चन बनाकर मैं वीडियो नंबर 5 में अपलोड कर दूंगा, वीडियो नंबर 6 में अपलोड कर दूंगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कोर्टों से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे उसी में होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था एकहारी और एकीकृत होती है। अर्थात न्यायपालिका में भारतीय जो न्यायिक व्यवस्था होती है वो एकहारी और एकीकृत होती है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि सर्वोच्च शिखर पर उच्चतम न्यायालय दिल्ली होता है। अर्थात जो भारतीय न्यायपालिका है उसके सर्वोच्च शिखर पर उच्चतम न्यायालय स्थित होता है, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में। और पॉइंट नंबर 3 क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों के विनिमय से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त होती है, संसद को। अर्थात उच्चतम न्यायालय की इन चारों चीजों की अर्थात स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों के विनिमय पर जो कानून बनाने की शक्ति अर्थात विधि निर्माण शक्ति होती है वो भारतीय संसद के पास होती है। ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 3। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान जो है, गठन संबंधी प्रावधान ये अनुच्छेद नंबर 124 में वर्णित है या दिए गए हैं। अर्थात उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी अर्थात निर्माण संबंधी जो भी प्रावधान है वो भी अनुच्छेद 124 में वर्णित है। इससे दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत क्या आता है, तो उसमें क्या होगा, उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान। या फिर दूसरे तरह के क्वेश्चन यह बन सकता है कि उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है, तो अनुच्छेद नंबर 124 इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। ये हुआ पॉइंट नंबर 5। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या होगा, संख्या, न्यायाधीशों की संख्या।
उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। करंट अर्थात वर्तमान समय में जो न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय में, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 34 अन्य न्यायाधीश हैं। ये वर्तमान समय की बात हो रही है। वर्तमान समय में कुल 35 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश है जो आप जानते ही होंगे, DY चंद्रचूड़, और 34 अन्य न्यायाधीश हैं। और इससे पहले भी कुछ नोट पॉइंट्स हैं इसमें न्यायाधीशों की संख्या के बारे में, जो भी है कि जब संविधान निर्माण के समय न्यायाधीशों की संख्या कुल 8 की गई थी। उस समय न्यायाधीशों की कुल संख्या उच्चतम न्यायालय में 8 थी। उसके पश्चात संविधान में संशोधन किया गया, तब ये संख्या बढ़कर 1956 में 11 हो गई। तत्पश्चात पुनः संशोधन किया गया, कब? 1960 में। तब इस संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया 14। अब 14 न्यायाधीशों को बढ़ाकर कर दिया गया। इसके पश्चात पुनः संशोधन कब किया गया था? 1978 में। तब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी 18। जैसे जैसे उच्चतम न्यायालय पर यह लगा कि दबाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे न्यायाधीशों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि की जाने लगी संशोधनों के द्वारा। इसके पश्चात फिर पुनः संशोधन किया गया था 1986 में, 1986 में, और 1986 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई 26। उसके पश्चात 21 फरवरी सन 2008 को यह संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई, अर्थात 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद अब इस समय वर्तमान समय में 2024 के समय में जो न्यायाधीशों की कुल संख्या है वो 34 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। सारी अन्य न्यायाधीशों की संख्या है, जैसे 26 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कब न्यायाधीशों की संख्या, कब संशोधन हुआ, कब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई। तो ये 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये हुआ न्यायाधीशों की संख्या के बारे में। आइए देखते हैं अगले पॉइंट के। अगला पॉइंट क्या है कि न्यूनतम आयु न्यायाधीश बनने की उच्चतम न्यायालय के और उसके सेवानिवृत्त होने की आयु कितनी होती है। आइए जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, अर्थात न्यूनतम कोई भी आयु निर्धारित नहीं है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। और सेवानिवृत्त होने की आयु, सेवानिवृत्त अर्थात रिटायरमेंट की आयु कितनी है? 65 वर्ष। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कोई भी 18 साल या 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश बन जाएगा उच्चतम न्यायालय का। लेकिन न्यायाधीश बनने की प्रोसेस इतनी लंबी है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको बनते बनते 33-35 साल मिनिमम हो ही जाते हैं। उसके बाद भी क्या पता कि बारी आपकी आए या ना आए, क्योंकि आज आपके पहले भी बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं न्यायाधीश बनने की होड़ में। तो ये जो न्यायाधीश की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, या क्यों निर्धारित नहीं है, उसका ये योग्यता में आपको अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों निर्धारित नहीं है।
उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की जो योग्यताएं हैं, जब आप उनमें पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या योग्यताएं होती हैं, तब ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि न्यूनतम आयु निर्धारित क्यों नहीं की गई है। तो पढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया कैसे जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता इन दोनों के आधार पर, साबित कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदनों में, कोई एक नहीं बल्कि प्रत्येक सदनों में विशेष बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऐसे ही नहीं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ऐसे ही बस संसद ने चाहा और हट गया। इसकी प्रोसेस ये है कि पहले तो ये सिद्ध करना होगा कि साबित कदाचार या असमर्थता का आधार लेना होगा कि वह असमर्थ था या फिर नहीं किसी मामले में। उसके पश्चात संसद के प्रत्येक सदनों में विशेष बहुमत से यह पारित करना होगा, इससे मुख्य न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रावधान के बारे में। उसके पश्चात राष्ट्रपति इसके आधार पर, पारित बहुमतों के आधार पर मुख्य न्यायाधीश को हटा सकता है। इतने लंबे प्रोसेस के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है। ये हुआ पॉइंट नंबर। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट के। अगला पॉइंट क्या कहता है, वेतन। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, 2,50,000 पर माह। अर्थात उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2.5 लाख प्रति माह है। और जो पेंशन उसको मिलती है, पेंशन सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो पेंशन मिलती है वो होती है 15 लाख रुपए पर सालाना। अर्थात वार्षिक पेंशन उसे मिलती है कितनी, 15 लाख रुपए। 65 वर्ष के पश्चात जब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता है, अर्थात अवकाश ग्रहण कर लेता है, उसके पश्चात उसको जो पेंशन मिलती है होती है 15 लाख रुपए सालाना। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो है योग्यताएं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताएं, सबसे पहली योग्यता तो कॉमन है, जो अर्थात लगभग सब में होती है, तो यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पहली योग्यता होगी। दूसरी योग्यता क्या है कि किसी उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय या फिर दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर के रूप में कार्य कर चुका हो। ये पहली क्राइटेरिया है। इसमें क्या बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो आपकी योग्यताएं होनी चाहिए, उसमें पहली योग्यता ये है कि उच्चतम न्यायालय या फिर दो या दो से अधिक न्यायालयों में, अर्थात अगर उच्चतम न्यायालय में है तो सिर्फ 5 वर्षों तक, और अगर किसी अन्य न्यायालय में है तो उसमें न्यूनतम 2 न्यायालय होने चाहिए, अर्थात 2 या 2 से अधिक अन्य न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक, मिनिमम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, वह तब एलिजिबल होगा कि भारतीय उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है वो। तो यहीं से आपको क्लियर हो गया कि न्यूनतम आयु निर्धारित क्यों नहीं है, क्योंकि आप न्यायाधीश बनने के लिए पीसीएसजे के एग्जामिनेशंस वगैरह क्वालिफाई करते करते आपको जब एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे तभी आपकी एज 21 होनी चाहिए मिनिमम उसके लिए। उसके पश्चात आप तैयारी करेंगे, एग्जाम क्लियर करेंगे, पोस्टिंग होगी, सब कुछ होगा। इसके पश्चात आपको 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्य करना होगा, जिसके कार्य करते 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 लगभग आप 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे या फिर उससे ज़्यादा ही। उसके पश्चात भी आपके आगे या पीछे कई लोग होंगे जो कि 5 वर्षों तक लगातार न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके होंगे, तो फिर वो भी बनेंगे, उनका नंबर जाएगा फिर आएगा, तो ऐसे आते 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 30-35 साल के ऊपर आप हो ही जाएंगे एलिजिबल होने के बाद में। ये हुई पहली क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया क्या है? दूसरी क्राइटेरिया क्या है? या फिर उच्च न्यायालय, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। दूसरी क्राइटेरिया यह है कि या फिर वह किसी उच्च न्यायालय या फिर अन्य कई उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक लगातार अधिवक्ता के पद पर कार्य कर चुका हो। ये दूसरी क्राइटेरिया होगी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। अगली जो तीसरी क्राइटेरिया है वो क्या है कि या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च ज्ञाता हो, या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में वह व्यक्ति कानून का उच्च ज्ञाता होना चाहिए, अर्थात उसको कानून के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तब वह एलिजिबल होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सके। ये 3 क्राइटेरिया है उसकी योग्यताओं के बारे में। अगला पॉइंट क्या है? ये तो हो गई योग्यताएं। अब अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट क्या है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के पश्चात किसी न्यायालय या अधिकारी के सामने, किसी न्यायालय या फिर किसी अधिकारी के सम्मुख, अधिकारी के सम्मुख वकालत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अर्थात उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह रिटायर अर्थात सेवानिवृत्त होने के पश्चात किसी भी अधिकारी या फिर किसी भी उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय या फिर वह जिला दीवानी ही क्यों ना हो, तो जिला जज हो सकता है अधिकारी, तो किसी भी न्यायालय या फिर अधिकारी के सम्मुख वह वकालत नहीं कर सकता है। कब? सेवानिवृत्त होने के पश्चात। अगला पॉइंट, न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद की गोपनीयता, पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद की गोपनीयता की जो शपथ होती है वो राष्ट्रपति दिलाता है। ये हुआ अगला पॉइंट है। आइए देखते हैं आगे के पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट ये है कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य जगहों पर उच्चतम न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। बुला सकता है अर्थात जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर अर्थात पूर्व अनुमति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी उच्चतम न्यायालय की जो बैठकें होती हैं उसको बुला सकता है। ये हुआ पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट एक नोट पॉइंट इसमें है कि अब तक की जो बैठकें हैं वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेकर दो जगह बुलाई जा चुकी हैं यहाँ पर। इसमें पहला स्थान है हैदराबाद और दूसरा स्थान है श्रीनगर। अर्थात इन दोनों जगहों पर अब तक दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेकर बैठकें, सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुलाई जा चुकी हैं। ये वो दोनों स्थान आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार।
उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार इसमें पहला जो होगा वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आता है कि भारतीय संघ में एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं, एक या एक से अधिक, भारतीय संघ में एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो भी विवाद होते हैं उन्हें सुलझाने के लिए उच्चतम न्यायालय को यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। और एक या अनेक राज्यों में भी दो राज्य, एक से अधिक राज्यों में अर्थात दो राज्यों के बीच या फिर एक या दो से अधिक राज्यों के बीच भी किसी विवाद को सुलझाने के लिए उच्चतम न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जो कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गए। उसके पश्चात दूसरा जो क्षेत्राधिकार होता है वो होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो है वह उच्चतम न्यायालय है। अर्थात सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो होता है वो उच्चतम न्यायालय होता है। अर्थात इसमें उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कि जो कोई किसी भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। या इसके अंतर्गत अधिकार यह होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है वह किसी भी उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जो भी फैसला सुनाया गया है उसके विरुद्ध उसमें अपील की जा सकती है और उसके विरुद्ध या उसके निर्णय को पलट भी सकता है। यह हुआ अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये चलते हैं अगले क्षेत्राधिकार की तरफ। क्षेत्राधिकार नंबर 3 परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार क्या होता है? इसके अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय होता है वह राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। अर्थात किसी भी विवाद पर राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है उस विषय में कि क्या करना उचित होगा, क्या करना उचित नहीं होगा। और ये जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है वह अनुच्छेद 143 में वर्णित है। इसकी एक और इसमें नोट पॉइंट ये है कि परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में जब उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देगा उस समय राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा कि वह उच्चतम न्यायालय का परामर्श माने ही। वह उसके राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उस परामर्श को माने या न माने। यह हुआ परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार पॉइंट नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्षेत्राधिकार की तरफ। क्षेत्राधिकार नंबर 4 क्षेत्राधिकार नंबर 4 क्या है? पुनर्विचार
संबंधी क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत क्या आता है कि उच्चतम न्यायालय जो होता है वह खुद के भी किसी निर्णय के खुद के द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश पर परामर्श अर्थात पुनर्विचार कर सकता है और आवश्यकता अनुसार अगर उसको ठीक लगे तो वह उस निर्णय को पलट भी सकता है। अर्थात खुद के द्वारा भी सुनाए गए निर्णय पर भी वह पुनर्विचार कर सकता है और अगर उसको सही लगे तो वह उन निर्णयों को पलट भी सकता है। और इसका वर्णन अनुच्छेद 137 में किया गया है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार का वर्णन अनुच्छेद 137 में किया गया है। ये हुआ पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। अगला क्षेत्राधिकार जो है वो है अभिलेखा क्षेत्राधिकार। अभिलेख क्षेत्राधिकार, अभिलेख क्षेत्राधिकार। इन क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत क्या होगा कि जो उच्च न्यायालय का निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। अर्थात जो भी निर्णय उच्चतम न्यायालय देगा वह सभी जगह सर्वमान्य होगा और उसके उस फैसले के अपोज में अर्थात विरुद्ध में कोई प्रश्न नहीं कर सकेगा। अर्थात जो भी वह निर्णय सुनाएगा वो हर जगह सर्वमान्य होगा और उसके विरुद्ध में कोई प्रश्न नहीं कर सकता है। यह हुआ अभिलेखा क्षेत्राधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 129 में किया गया है। अर्थात अभिलेख क्षेत्राधिकार का वर्णन अनुच्छेद नंबर 129 में किया गया है। यह हुआ पांचवा क्षेत्राधिकार। जो अंतिम क्षेत्राधिकार है, क्षेत्राधिकार नंबर 6, वो है मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों का रक्षक, जैसे कि आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार जो है वो वर्णित है। मौलिक अधिकार वर्णित है और जो मौलिक अधिकार होता है इसका सबसे जो बड़ा रक्षक होता है अर्थात जिसके अंडर में आता है क्या वो है भारत का उच्चतम न्यायालय। अर्थात भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। तो अनुच्छेद 32 के तहत वर्णित है मौलिक अधिकार। अगला एक नोट पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित अर्थात संविधान के निर्वाचन से संबंधित कोई भी मामला है, संविधान के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद हो, संविधान के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो, जब वह मामला उच्चतम न्यायालय में जाएगा तो उसकी सुनवाई करते समय, उसकी जो सुनवाई होगी करते समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या उसमें जो बैच बैठेगी उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। कम से कम 5 से ज़्यादा होने चाहिए लेकिन कम से कम 5 कंपलसरी है। कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। अर्थात संविधान के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद या फिर कोई भी मामला हो, जब वह उच्चतम न्यायालय में जाता है तो उसकी सुनवाई करते समय जो मुख्य न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए, जो बैच बैठनी चाहिए उसकी सुनवाई करने के लिए, उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होना कंपलसरी है। तो ये हुआ और ये इसका वर्णन अनुच्छेद 145(3) के तहत किया गया है। ये कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए संविधान के निर्वाचन संबंधित किसी विवाद को सुलझाने में। उसके ये मामला कहाँ
अनुच्छेद नंबर 143(3) में वर्णित है। ये वो लास्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी, आशा है आपने पूरी वीडियो देखी होगी अच्छे से। इसके पश्चात हाई कोर्ट से रिलेटेड कल वीडियो आएगी, जिसमें हाई कोर्ट से संबंधित सारी चीज़ें, अनुच्छेद वगैरह सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद फिर इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे दोनों कोर्टों के, तो उसको अगले वीडियो में एक साथ करके कंबाइन करके अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, जो सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए खत्म करते हैं आज के लेक्चर को यहीं पे। मिलते हैं अगले दिन किसी और नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।